खबरों की शुरुआत करते हैं। हिजाब के मसले को जीडीएस असेंबली में उठाएगी। बंगलुरु में जीडीएस लीडर नूर अहमद ने कहा है कि साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी इस मसले को हल करने के लिए फिक्रमंद है। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने असेंबली में हिजाब पर बहस के लिए वक्त तलब किया है। तो हमारे वरिष्ठ और एक्स चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी साहब को मुबारकबाद देता हूं। एचडी कुमारस्वामी साहब ने प्रेस मीट में भी कहा है कि जो यूनिफॉर्म का दुपट्टा है उस दुपट्टे को हम एक सर ढकने के लिए हिजाब के तौर पे या एक घूंघट के तौर पे या पल्लू के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इशू को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए सरकार इसमें इन्वॉल्वमेंट होकर बच्चों का जो फ्यूचर है एजुकेशन में, वो एजुकेशन के ऊपर गौर करते हुए उस दुपट्टे को ही जो जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने बहुत खुले अल्फाजों में कल बताया है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री हमारे एक्स एचडी कुमारस्वामी साहब को मुबारकबाद देता हूं और आगे आने वाले दिनों में हर कौम के मामले के लेकर हमेशा से रहे हैं और आगे भी आने वाले दिनों में वो साथ में रहेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्चों के मामूली झगड़े ने तशद्दुद की सूरत हाल इख्तियार कर ली है। बच्चों के झगड़े को लेकर दो फिरकों के माबैन न सिर्फ झगड़ा हुआ बल्कि कई गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। बच्चों के झगड़े में हुए तशद्दुद में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायसेन के मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हालात को कंट्रोल करने के लिए रात में ही रायसेन जिला के 4 थानों की पुलिस को तैनात किया गया। हालात पूरी तरह से काबू में है। इंतजामिया की जानिब से इजाफी फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। टेरर फाइंडिंग केस में एनआईए अदालत ने लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सईद सलाहुद्दीन समेत दीगर अलहदगी पसंदों के खिलाफ इल्जामात वज़ह करने की हिदायत दी है। एनआईए अदालत ने यूएपीए के तहत इल्जामात वज़ह करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ भी इल्जामात तय करने की हिदायत दी है। यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम के खिलाफ भी इल्जामात वज़ह किए जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के कत्ले आम के दोबारा जांच कराने की अपील करते वकील विनीत चंदल ने सदर जमहूरिया को एक खत लिखा है। विनीत चंदल ने मामले की दोबारा जांच के लिए एसआईटी तश्कील देने की अपील की है। 1989 और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और विस्थापन का मामला फिलहाल अब राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। दरअसल दिल्ली के एक वकील विनीत जिंदल ने प्रेसिडेंट के पास एक लेटर पिटीशन फाइल करके ये मांग की है कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मामले को लेकर इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन किया जाए और इस पूरे केस को दोबारा खोला जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात याचिका में यह कही गई है कि उस दौरान कई ऐसे सबूत और तथ्य थे जो दबाए गए थे, लेकिन अब जब कश्मीरी फाइल्स की फिल्में सामने आई और तमाम कश्मीरी पंडितों का दर्द सामने निकल कर आया है तो इसमें जांच का दायरा भी बढ़ा है। तो ऐसे में सरकार जांच को लेकर आगे बढ़े। फिलहाल ये पत्र याचिका प्रेसिडेंट के पास लगा दी गई है। देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाया जाता है। लेकिन दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति से यह मांग की है कि इस पूरे मामले में जो नरसंहार हुआ था उस पूरे नरसंहार की जांच दोबारा की जाए और इस जांच के लिए स्पेशल एसआईटी टीम का गठन भी किया जाए। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वीं यौम तासीस प्रोग्राम से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि वादी में दहशतगर्दी पर लगाम लगी हुई है। अमित शाह ने जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखा है, तब मैं निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति का भी बात करना चाहूंगा। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में
इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। औद्योगिक विकास भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। पंजाब में वजीर आला भगवंत मान की काबीना की हल्फ बर्दारी हुई। इस तकरीब में 10 अरकान असम्बली ने बतौर वजीर हल्फ लिया। भगवंत मान की काबीना में एक खातून वजीर भी शामिल है। पंजाब राजभवन में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हल्फ लेने वाले वज़रा आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हरपाल सिंह चमिया नुमाया है। बलजीत कौर इस नई हुकूमत में वाहिद खातून वजीर है। हरपाल सिंह चीमा। मैं हरपाल सिंह चीमा ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं डॉक्टर बलजीत कौर। मैं डॉक्टर बलजीत कौर ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। सोनिया गांधी से गुलाम नबी की मुलाकात का सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खैर मकदम किया है। पार्टी को मुत्तहिद और मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने की आजाद की बात का खैर मकदम किया है। ये चाहते हैं कि सभी मिलके पार्टी को मजबूत बनाना और अपनी बात कोई भी बाहर नहीं कहना चाहिए। पार्टी में बहुत से गलतियां होते हैं, पार्टी में बहुत से अच्छे काम भी होते हैं। जो कुछ है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रोग्राम, पॉलिसीज आप बता सकते हैं, लेकिन पार्टी में रह के जो पार्टी सोनिया गांधी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से मजबूत बनी और लास्ट इलेक्शन में हमने सारे 5 राज्यों में जीते, उस तक सभी ने वाह वाह की।
मुंबई के कुर्ला कसाईवाड़ा में पूरी भाजी बेचने वाले एक शख्स ने आपसी झगड़े में गरम तेल फेंक दिया, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग और एक 7 साल बच्ची जख्मी हो गई। लड़की को साइन अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं खानदान का इल्जाम है कि चूना भट्टी पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया और मुलजिम बाहर घूम रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। चीन में कोरोना के नए मामलों में हालिया हफ्तों में तेजी आई है। ताजा लहर में 2 अमवात जलीन सूबे में दर्ज की गई है। जनवरी 2021 के बाद पहली बार चीन में अमवात दर्ज की गई है। कर्नाटक हुकूमत गुजरात की डगर पर चलने का इरादा रखती है। जराये के मुताबिक कर्नाटक के स्कूलों में भगवत गीता की तालीम देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। महकमे तालीम इखलाकी तालीम के तहत भगवत गीता की तालीम देने का मंसूबा बना रही है। इस ताल्लुक से फैसला लिया जा सकता है। रियासती हुकूमत के इस मंसूबे पर अपोजिशन कांग्रेस ने रद्द अमल जाहिर किया। कांग्रेस का कहना है कि इखलाकी तालीम के बाब में तमाम मज़ाहिब की किताबें तलबा को पढ़ाई जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर के रहमान खान का कहना है कि नई तालीमी पॉलिसी में हिंदुता की पॉलिसी का अहाता किया जा रहा है। See, I saw the statement of Karnataka Primary Education Minister, Mr. Nagesh. And he has said they are on the line of Gujarat, they are going to introduce Gita in the syllabus. There is nothing wrong if they prescribe a epic, a religious book, religious. But at the same time, India is a country of diversity with several religions. And it is a cradle of several religions, and every religion's book teaches dharma only, no book thing. So you cannot just say that it is only Gita which teach dharma and Indian culture. Other religious books also teach us the same thing. So, in all fairness, all books, religious books, should be taught to the students to inculcate the culture. So, they have a vested interest. See, BJP, in fact, I have told this when I was member of parliament, when the new education policy was draft was brought, I showed in the parliament. ब्रेक के बाद इस्तकबाल। बहार की आमद है। ये मौसम अपनी खुशगवार फजा और खूबसूरती के लिए सबका पसंदीदा होता है। यूक्रेन के लिए इस बार की बहार कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन कीव बाशिंदों के लिए मौसमी बहार और उम्मीद की अलामत है। चेहरों पर कोई खौफ, न हाथों में कोई लर्जिश। हालात नामुवाफिक है तो क्या, बहार का इस्तकबाल तो लाजिम है। ये जंगज़दा यूक्रेन के अवाम का इज्तिमाई शऊर और किरदार है। Мы выкладываем герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом раздадим в больницах, всем женщинам. Мы продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам в этом помогает родной город Киев, родные стены Киева. रूसी जारहियत के नतीजे में यूक्रेन के कई शहर तबाह बर्बाद हो गए हैं। सैकड़ों फौजी और शहरी हलाक हो गए हैं। उनमें 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। नामुवाफिक हालात और दुश्मन की यलगार के बीच कैफ के बाशिंदों के हौसले को सलाम है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। एमआईएम बीजेपी को खत्म करने के लिए किसी भी सेक्युलर पार्टी से इत्तेहाद करने को तैयार है। इस तरह का इशारा एमआईएम के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने किया है। उनका कहना है कि एमआईएम ने हमेशा सेक्युलर कुव्वतों के साथ जाने की कोशिश की है। हाल ही में रियासती वजीर राजेश टोपे से मुलाकात का हवाला देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा है कि एनसीपी को भी इत्तेहाद की पेशकश की गई है, लेकिन उसका नतीजा मुस्बत निकलेगा इसके आसार नजर नहीं आते। ये बार बार जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत के आई, एमआईएम बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके। तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अंदर एमआईएम को लेना नहीं चाहेगी। तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि एमआईएम की वजह से, क्योंकि हम तो प्रस्ताव दिए हैं उनको, देखते हैं अब उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एनसीपी लीडर जयंत पाटिल का कहना है कि एमआईएम बीजेपी के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी करती है, इससे काम नहीं चलने वाला। एमआईएम को अपनी छवि बदलनी होगी। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के नताइज सामने हैं, वहां एमआईएम से बीजेपी को फायदा हुआ। कोई ऑफर अभी तक पहुंची नहीं है और ऐसी ऑफर आने का सवाल नहीं उठता जो एमआईएम के वजह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सपा का पराभव होने के लिए, जहां 200, 300, 400 वोट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपयशी हो गए, पराभूत हुए, वहां एमआईएम के उम्मीदवारों को 2000, 4000, 5000 वोट मिले। इसका मतलब जाहिर है कि एमआईएम अलग रह के गठबंधन में न आते हुए उन्होंने जो इलेक्शन किया उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, भारी फ़ायदा ये भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इसलिए अभी एमआईएम ये बीजेपी की बी टीम है, ये अभी पूरे भारतवर्ष को समझ में आया है। मुझे लगता है कि इस इमेज से उनको बाहर आने का है तो उनको कुछ कृति करके दिखाना चाहिए, कुछ एक्शन उन्होंने दिखानी चाहिए। अगर वो कुछ एक्शन बताते हैं तो मुझे लगता है आस्ते आस्ते लोग उनके ऊपर विश्वास रखेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, एमआईएम के बयान पर अब जयंत पाटिल का रद्द-ए-अमल। देखिए, जिस तरह से सुबह से लगातार जिस तरह से बयान आता है एमआईएम के सांसद का और जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम चाहती है कि सेक्युलर पार्टियों के साथ एक साथ रहें और उसके बाद बीजेपी को हराएं, लेकिन जिस तरह से उनकी छवि बनी हुई है, खास करके जो बीजेपी से हटकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सामने, इस छवि को अभी खत्म करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हालिया में जो नजर आए हैं, जो रिजल्ट नाम सामने नजर आया हुआ है, उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि यूपी में किस तरह से समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ है एमआईएम की वजह से। तो ये अपने आप में एक उदाहरण देते हुए सभी पार्टियां यही चाहती हैं कि किसी भी हाल में एमआईएम के साथ नहीं जुड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी उनको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इम्तियाज जलील का ये बयान आने वाली महानगर पालिका के चुनाव को भी देखते हुए है कि औरंगाबाद में भी होने हैं महानगर पालिका चुनाव, बीएमसी में होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में एमआईएम ने अपनी जो जड़ें हैं धीरे धीरे मजबूत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनके 2 विधायक है और एक सांसद है, और जिस तरह से पार्षदों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे वक्त में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सेक्युलर पार्टियों के साथ में रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं चाहती कि एकजुट हो, और जिसकी वजह से हमें अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। ये बयानबाजी अक्सर देखने को मिलेगी जब जिस वक्त चुनाव होंगे। अब जिस तरह से इल्जाम लगाने वाली बात आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी को फायदा मिला है, तो किस जानिब इस इशारे को समझा जाए? देखिए, बीजेपी की जो सीटें आई है खास करके
यूपी चुनाव में, और समाजवादी के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हुआ है एमआईएम के कैंडिडेट की वजह से। तो ये जो रिजल्ट सामने आए यूपी चुनाव के, उसे देखते हुए जो दूसरे दल है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ एमआईएम ये बात कर रही है कि इन्हें सेक्युलर पार्टी के साथ जाना है, खत्म करना है, तो एकजुट होना पड़ेगा। तो वहीं पे ऐसा देखा जा रहा है कि जहां चुनावी मैदान जी वसीम अंसारी हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। रूस यूक्रेन की मज़ाहमत से हैरान है। गुजरते दिन के साथ इसकी झुंझलाहट में इजाफा होना फितरी है। हिकमत अमली और जंग के मैदान में मतलूबा हद हासिल नहीं होता है। रूस अपने मंसूबे पर नजरसानी करने पर मजबूर हो रहा है। मारिउपोल समेत कुछ शहरों में रूसी फौज ने पेशकदमी की है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराने का दावा भी किया है। यूक्रेन ने लेफ्टिनेंट जनरल मारियो चीव मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने सोमी और मेकोलूफ में रूसी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा किया। मारिउपोल में रूस और यूक्रेन के बीच शदीद लड़ाई जारी है। लड़ाई के दरमियान मुतासरा शहरों से शहरियों को निकालने की कोशिशें भी जारी है। लोहांसिक में शहरियों के इनखला के लिए राहदारी जल्द खोली जाने का इम्कान है। हम सबको हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है जो हमें बेहतरी के हुसूल के लिए तरगीब दे। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे बड़े सितारों से मुलाकात की है जो बच्चों के लिए मुतासिर कुन थे। इस हफ्ते हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दिहान और शतरंज के खिलाड़ी तानिया शिलतेवा। 2020 और 2021 लगातार 2 साल रेसलिंग के लिए एशिया चैंपियनशिप में इंडिया को गोल्ड जिताने वाले, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाने वाले, खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हरियाणा के रवि दाहिया। थैंक यू, आइए बैठिए। तो रवि, ये पर्ल हैं, पर्ल कुलवलकर, और पर्ल आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट हिम? वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं, ये समुद्र में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सेलिंग करें। कैसा लग रहा है आपको ऐसी इतनी छोटी सी एक यंग जीनियस से मिलकर? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 15 साल की उम्र में एक ऐसा गोल बना लिया कि देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतना। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मेडल नहीं, देश के लिए गोल्ड जीतो, क्योंकि आप अभी से गोल्ड का टारगेट बनाओगे जब भी आप gold जीत सकते हो। She is playing defense. It drops down to 33%. Yes. So now that you've shared this with me, are you okay if I share this with Tanya? Oh yes, I would say. You'll be happy to share with us with Yes, her? definitely. So let's do that right now. Oh, Tanya, thanks to you. Oh yes, hello. Hi Siddharth. Hi guys. Oh my god, I am mind blown by what I just saw. Oh yes, thank you. I just feel like I've never met you before, but you've just seen through my whole life right now. So many things that you were talking about. Especially, you know, what you mentioned about 2008 being one of the most active years when I was just breaking out and playing the maximum number of games. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? You know, we've all got trainers, but this is such a scientific way to look at it. The way you were talking about my results with white, what my strengths and weaknesses are. This was amazing. How was that? Oh yes, that's great.